हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ओके, रिलेटिव मोशन के हम लोगों ने वेरियस कॉन्सेप्ट्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स पढ़े थे। आज भी हम लोग वही करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जिसके अंदर रिलेटिव मोशन के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग ऑल टाइम विल स्टार्ट विथ फर्स्ट न्यूमेरिकल। यहाँ पे क्या बोला है? अ पर्सन वॉक्स अप अ स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। ओके, व्हेन जस्ट स्टैंडिंग ऑन द मूविंग एस्केलेटर, एस्केलेटर समझता है ना, वो अपने आप चलने वाली पायरिया। ओके, ही इज कैरिड अप इन टाइम t2। द टाइम t इट वुड टेक हिम टू वॉक अप द मूविंग एस्केलेटर विल बी। ओके, मूविंग एस्केलेटर पे उसको टाइम कितना लगेगा ये बताना है। t1 t2 दिया हुआ है ना, गिवन 1 2 ये निकालना है इन टर्म्स ऑफ t1 t2। ओके, ये एस्केलेटर्स है, लेटेस्ट से इसका लेंथ है l, है ना। vm मैन का स्पीड है एस्केलेटर के ऊपर। ve यहां पे लिखना है स्पीड ऑफ मैन ऑन एस्केलेटर, स्टैंडिंग एस्केलेटर। ve इज स्पीड ऑफ एस्केलेटर। ठीक है, अब पहले केस में एस्केलेटर कैसा है? स्टेशनरी है। ओके, तो टाइम कितना लगेगा उसको जाने में? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस l। अब एस्केलेटर स्टेशनरी है मतलब v 0 है, तो कितना हो गया? vm, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहला इक्वेशन समझे? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना चला? l, स्पीड कितनी लेंगे? vm, क्योंकि एस्केलेटर स्टेशनरी है। ओके, दूसरे बार में व्हेन ही इज जस्ट स्टैंडिंग, यानी मैन स्टैंड कर रहा है, मतलब vm 0 है। vm 0 है, एस्केलेटर की स्पीड रहेगी तो टाइम कितना लगेगा? t2, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड एस्केलेटर की रहेगी। तीसरे बार में ये बोला गया, यहां से हम लोग vm का वैल्यू लिख देंगे, यहां से vm इज इक्वल टू l बाई t1 और यहां से ve दैट इज इक्वल टू l बाई t2। ठीक है, नाउ अब एस्केलेटर मूव कर रहा है, मैन भी मूव कर रहा है। ओके, तो उस केस में टाइम t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या लेंगे? अब स्वाभाविक सा बात है, एस्केलेटर इधर जा रहा है, मैन भी इधर ही जा रहा है। जब कुछ नहीं बोला है तो अपोजिट नहीं लेना, जब कुछ नहीं बोला है तो स्ट्रेट उसी के डायरेक्शन में लेना। तो एस्केलेटर और मैन की स्पीड ऐड हो जाएगी, तो यहां पे बन जाएगा vm प्लस ve, विच इंप्लाइज vm प्लस ve इज इक्वल टू l बाई टी। अब vm की वैल्यू, ve की वैल्यू ये इधर रख दो, तो क्या मिलेगा? l बाई t1 प्लस l बाई t2 इज इक्वल टू l बाई टी। कैंसिल हो गया l, तो इसको सॉल्व किया तो बचा क्या? 1 बाई t1 प्लस 1 बाई t2 इज इक्वल टू 1 बाई टी। सॉल्व किया इसको तो t1 प्लस t2 अपॉन t1 t2 इज इक्वल टू 1 बाई टी। तो देयरफॉर t इज इक्वल टू t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। दिस इज योर आंसर। प्रोडक्ट अपॉन एडिशन। t1 क्या था? वो टाइम था जब एस्केलेटर स्टेशनरी थी, मैन चल रहा था। t2 वो टाइम था जब मैन स्टेशनरी था, एस्केलेटर चल रही थी। समझा? अब एक काम करते हैं, इसी पे बेस्ड एक और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, है ना। न्यूमेरिकल ये है कि अ पर्सन वॉक्स अप अ स्टॉल्ड यानी स्टेशनरी एस्केलेटर इन 90 सेकेंड्स, यानी t1 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 90 सेकेंड्स। ओके, व्हेन जस्ट स्टैंडिंग ऑन द सेम एस्केलेटर, यानी अब मैन रुका हुआ है तो उसको लगा 60 सेकेंड, 60 सेकेंड्स। द टाइम इट वुड टेक हिम टू वॉक अप द मूविंग एस्केलेटर विल बी। टाइम कितना लगेगा? अब टाइम इज प्रोडक्ट अपॉन एडिशन, देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू 90 इंटू 60 अपॉन दोनों का एडिशन 150, 3 जा 5 जा 5 12 जा, तो टाइम वुड बी 36 सेकेंड्स। 36 सेकेंड में वो एकदम ऊपर पहुंच जाएगा। ओके, समझ में आया सबको? हाँ, ओके, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना है सभी ने। नेक्स्ट, हाँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो पहले।
यहां पे क्या बोला है, 2 स्टोन्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली इन अपवर्ड डायरेक्शन, एक ही जगह से 2 स्टोन्स को थ्रो किया है, एक को u1 स्पीड से एक को u2 स्पीड से, सच दैट u2 इज ग्रेटर देन u1, है ना। अब यहां से अपने को एक लाइट तो लग गया कि भाई जब u2 की सेकेंड वाले की स्पीड मतलब u2 ज्यादा है u1 से, तो वो बहुत ज्यादा देर तक हवा में रहेगा, है ना, वो बहुत ऊंचा जाएगा और बहुत ज्यादा देर तक हवा में रहेगा। पहला वाला कम ऊंचा जाएगा और जल्दी गिर जाएगा क्योंकि पहले वाले की स्पीड कम है ना। ये समझ गए, देखो बोला भी आगे, दे हिट द ग्राउंड आफ्टर 6 सेकेंड्स एंड 10 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली, यानी पहले वाले को 6 सेकेंड लगा गिरने में और दूसरे वाले को 10 सेकेंड लगा गिरने में। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ टाइम वेरिएशन ऑफ रिलेटिव पोजिशन ऑफ सेकेंड स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्टोन अप टू 10 सेकेंड्स, एज्यूम दैट स्टोन डज नॉट रीबाउंड आफ्टर हिटिंग, यानी गिरने के बाद में वो वापस उछले नहीं, ये अपने को एज्यूम करना है। ओके, स्वाभाविक सा बात है, यहां पे हमको समझ में आ रहा है कि पहले स्टोन को 6 सेकेंड लगाए, दूसरे स्टोन को 10 सेकेंड्स लगाए, मतलब कि पहले 6 सेकेंड में 0 सेकेंड टू 6 सेकेंड बोथ द स्टोन्स वेयर इन एयर, दोनों हवा में थे। ओके, यानी दोनों का जो मोशन था वो था मोशन अंडर ग्रेविटी पहले 6 सेकेंड्स में, ठीक है, पहले 6 सेकेंड्स में बोथ द स्टोन्स वेयर इन एयर। ओके, 6वें सेकेंड के बाद में क्या हुआ, पहला वाला तो गिर गया। ओके, पहला वाला स्टोन गिर गया तो 6 सेकेंड से 10 सेकेंड में सेकेंड स्टोन वॉज ओनली इन एयर, अकेला वही हवा में था। ओके, पहला वाला गिर चुका था, यानी ऐसा हुआ होगा, ऐसा रहा होगा और ऐसा रहा होगा, समझे क्या, यहाँ से थ्रो किया लेटस से, या ऐसा गया होगा और ये ऐसा गिर गया यहाँ पे, अब ये गिर रहा है। ओके, तो यहाँ से अपने को समझना क्या है, ओके, यहाँ से हमको समझना है कि इस कंडीशन में 6 सेकेंड टू 10 सेकेंड्स में ओनली सेकेंड स्टोन is under is having motion under gravity। ओके, सेकेंड स्टोन का ही मोशन अंडर ग्रेविटी है, पहले वाले का नहीं है क्योंकि पहला वाला तो गिर ही गया ना 6 सेकेंड बाद में। ठीक है, तो अपने को ग्राफ निकालना है इसका। ग्राफ किसका निकालना है बेटा, देख लो, रिलेटिव पोजीशन का। ओके, अब अपने को मालूम है, ओके, रिलेटिव पोजीशन यानी x2 माइनस x1, तो ग्राफ रहेगा 2 पार्ट में डिवाइडेड, 2 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। ओके, पहले 0 से 6 सेकेंड का एक ग्राफ रहेगा, 6 सेकेंड से 10 सेकेंड का एक ग्राफ रहेगा। ओके, अब 0 से 6 सेकेंड में, ओके, यानी ये टाइमिंग में, ये हटा देता हूं, ये वाले टाइमिंग में एक्सेलरेशन 0 है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है, और रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रिलेटिव पोजीशन ये इंक्रीजिंग है, क्योंकि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो पोजीशन बढ़ती है। ये अपन ने ग्राफ्स में पढ़े हैं, समझे कि नहीं समझे? अगेन आई विल रिपीट, 0 से 6 सेकेंड में रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। ये मैंने तुमको थोड़े दिन पहले, शायद कल या परसों के लेक्चर में पढ़ाया है कि जब दोनों की मोशन अंडर ग्रेविटी है तो दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 रहेगा, तो दोनों का वेलोसिटी, दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो रिलेटिव पोजीशन इंक्रीजिंग रहेगा। ओके, तो यहां पे रिलेटिव पोजीशन इंक्रीजिंग बताना है, सॉरी, ये देखो रिलेटिव पोजीशन इंक्रीजिंग बताना है। ठीक है, 6 से 10 सेकेंड में रिलेटिव एक्सेलरेशन g आ गया। अब तुम सोचोगे कैसे, क्योंकि एक का तो पहले वाले का तो एक्सेलरेशन 0 हो गया ना, पहले वाले का एक्सेलरेशन 0 हो गया क्योंकि वो गिर गया। दूसरे वाले का एक्सेलरेशन है, और वो कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
मतलब वेलोसिटी अब इंक्रीजिंग है, लेकिन रिलेटिव पोजीशन डिक्रीजिंग आएगा। रिलेटिव पोजीशन डिक्रीजिंग क्यों आएगा? क्योंकि पहला वाला यहां है, दूसरा वाला हवा में है, अब वो नीचे आ रहा है, गिरने के लिए आ रहा है वापस 6 से 10 सेकंड में, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है, तो इसीलिए वो कम होगा यहां से। ओके, कम वाला ग्राफ कैसे बनाएंगे हम लोग? कम वाला ग्राफ बनाएंगे कुछ इस तरीके से। क्यों कर्व बनाया? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो जो ये रहता है डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, वो टी स्क्वायर को प्रोपोर्शनल होता है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैंने तुमको समझाया हुआ है कि पोजीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का ग्राफ कर्व आता है। स्ट्रेट लाइन बनाया तो गलत हो जाएगा, तुम अगर ये ऐसा इसको स्ट्रेट लाइन बनाते चले गए तो गलत हो जाएगा, समझे? तो वैसा नहीं बनाना है, ठीक है, समझे? स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना है, कर्व बनाना है। तो ग्राफ समझ में आया? इसको एक बार थोड़ा सा और अपन इसको ये कर देंगे, ये ऐसा, फिर ऐसा। ओके, क्लियर विद दिस? ओके, तो ये था हमारा अगला क्वेश्चन, है ना? इसके बाद का भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टैक्सीज लीव स्टेशन एक्स फ्रॉम, चाहिए था यहाँ पे, फ्रॉम स्टेशन वाई एवरी 10 मिनट्स, यानी एक्स स्टेशन से हर 10 मिनट में वाई स्टेशन के लिए टैक्सी है। एट द सेम टाइम, यानी उसी वक्त, अ टैक्सी ऑल्सो लीव्स फ्रॉम स्टेशन वाई फॉर स्टेशन एक्स एवरी 10 मिनट्स, यानी वहां से भी 10-10 मिनट में एक टैक्सी छूट रही है। ओके, द टैक्सीज मूव एट द कांस्टेंट स्पीड एंड गो फ्रॉम एक्स एंड वाई एंड वाइस वर्सा इन 2 आवर्स। ओके, यानी ये स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, x टू y जाने में 2 घंटा लगता है, या फिर y टू x जाने में 2 घंटा लगता है। ओके, समझ में है? x टू y टू x नहीं बोल रहे, x टू y जाने में 2 घंटा, y टू x जाने में 2 घंटा। ओके, हाउ मेनी टैक्सीज कमिंग फ्रॉम द अदर साइड विल मीट ईच टैक्सी ऑन द वे फ्रॉम x एंड y। ओके, यानी वहां से निकलने वाले कोई भी एक टैक्सी को रास्ते में इधर से आने वाली कितनी टैक्सीज मिलेंगी ये निकालना है, ठीक है? समझ में? अभी देखो यहां पे, अभी ये 2 टैक्सीज हैं, एक इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, x टू y जाने वाली, ठीक है? ये y और ये x। अभी क्या हुआ, दूसरी टैक्सी इधर है ना? दोनों लेटेस्ट से v स्पीड से जा रही है। ओके, दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना है? 10 मिनट्स, क्योंकि 10-10 मिनट बाद में निकली ना, वो समझने का कोशिश करना। दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस 10 मिनट है। अब ये इधर v स्पीड से निकली, ठीक है? अब अगर सपोज रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट समझे हम लोग, तो y से निकलने वाली टैक्सी, लेटेस्ट से a नंबर की टैक्सी, लेटेस्ट से इसका नाम a नाम रख देंगे, ए नंबर के टैक्सी का रिलेटिव स्पीड कितना? रिलेटिव स्पीड ऑफ ए टैक्सी, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू बी टैक्सी, ये बी इधर से जा रही है, वो 2v आएगा। कैसे आएगा 2v? क्योंकि v इधर, ये v इधर, जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है टैक्सीज, तो मैंने रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट में पढ़ाया है कि दोनों के वेलोसिटीज का एडिशन करना, ठीक है? तो इसका मतलब यह है कि ए टैक्सी की रिलेटिव स्पीड बी टैक्सी के हिसाब से 2v हो जाएंगी। ग्राउंड के हिसाब से उसकी स्पीड v है, ग्राउंड के हिसाब से उसकी स्पीड v है, लेकिन बी वाले के हिसाब से उसकी स्पीड 2v है, क्योंकि b इधर v से आ रहा है, a इधर v से जा रहा है। कंसेप्ट ध्यान में आया? क्लियर है? ओके, तो इसको यहां से, इसको यहां पे अगर तुमने स्टॉप वॉच चालू कर दिया, स्टॉप वॉच चालू किया, यानी t इज इक्वल टू 0 पकड़ा, तो जब ये टैक्सी इधर क्रॉस होगी, ये ए वाली टैक्सी, तो t इज इक्वल टू 5 मिनट्स रहेगा। कैसे 5 मिनट्स रहेगा? क्योंकि इन दोनों में v स्पीड से निकले तो 10 मिनट का गैप है, तो इसकी रिलेटिव स्पीड तो 2v है ना। जब वेलोसिटी डबल होती है तो टाइम तो हाफ होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, है ना? तो रिलेटिव जो टाइम रहेगा अब यहाँ पे, ये रहेगा 5 मिनट, यानी
ए वाले टैक्सी को हर टैक्सी दूसरी टैक्सी 5-5 मिनट में दिख रही है, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। समझ में आया क्या? अगेन आई विल रिपीट, समझ के लेना इस चीज को। दो टैक्सी के बीच में डिस्टेंस है, लेटेस्ट से टाइम है 10 मिनट का, तो इधर से जो टैक्सी आ रही है उसको ये टैक्सी पे जब क्रॉस किया अपन ने, टाइम शुरू किया, तो ये आगे बढ़ रही है, ये भी आगे बढ़ रही है, तो जब ये दूसरे टैक्सी को क्रॉस करेगा तो उसको 5 मिनट लगेंगे। दूसरे टैक्सी को जब क्रॉस करेगा पहले टैक्सी से दूसरे टैक्सी में 5 ही मिनट लगेंगे, क्योंकि दो टैक्सी के बीच में 10 मिनट है। रिलेटिव मोशन कंसिडर किया तो ये टाइम हाफ हो जाएगा, क्योंकि रिलेटिव स्पीड डबल हो गई। अगर रिलेटिव स्पीड ट्रिपल हो जाती थी तो टाइम 1/3 हो जाता था, लेकिन यहां डबल हुई तो टाइम हाफ। क्लियर हुआ? अब लेट अस से ए को y to x जाने में बोला गया है 2 घंटा लग रहा है, मतलब 120 मिनट लग रहे हैं। ओके, क्लियर? यानी उसको y to x जाने में 120 मिनट लग रहे हैं, और हर 5 मिनट में ए टैक्सी को एवरी 5 मिनट्स टैक्सी ए sees another taxi coming in opposite direction। हर 5 मिनट में उसको अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली एक टैक्सी दिखती है उसको, है ना? इसका मतलब therefore टैक्सी ए विल सी 120/5, मतलब 24 टैक्सीज फ्रॉम y to x। यानी जब वो x पे पहुंचेगा तो जो x पे पहुंची वाली टैक्सी रहेगी वो कितवें नंबर की रहेगी? 24वें नंबर की रहेगी, 24th नंबर की रहेगी। ओके, समझा? तो therefore ऑन द वे टैक्सी ए विल सी 23 टैक्सीज। 23 क्यों? क्योंकि 24वें वाली तो एक्स पे थी ना, तो रास्ते में कितनी मिली? तुमको ऑन द वे पूछा है। देखो, हाउ मेनी टैक्सीज कमिंग फ्रॉम द अदर साइड विल मीट ईच टैक्सी ऑन द वे। देखो, ऑन द वे, ऑन द वे में उसको 23 टैक्सी मिलेंगी और 24वीं डायरेक्ट उधर ही मिलेंगी उसको, इसलिए 23 आंसर है इसका। 23 तुमने 24 निकाला, वेरी खुश, ऑप्शन में है 24, टिक कर दिया, गलत हो गया। 24 टिक नहीं करना है ना? समझे क्या ये चीज? क्लियर हुआ? ओके। A boat goes across a lake and comes back on a quiet day when water is still and takes time t1, है ना? यानी क्वाइट डे यानी पानी में कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ बोट गई और वापस आई, गई और वापस आई। कितना समय लगा उसको? t1। ओके, पानी बह नहीं रहा था, नदी का पानी बह नहीं रहा था, बहरा नहीं था, वो बहरा नहीं वो बहरा, वो वाला बहरा नहीं, फ्लो नहीं हो रहा था। ओके, अनदर रफ डे व्हेन देयर इज यूनिफॉर्म करंट, करंट यानी वो इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट नहीं, पानी का बहाव, पानी का फ्लो, जब यूनिफॉर्म है उसको रफ डे बोला उन्होंने। सो एज टू हेल्प इट्स जर्नी ऑनवर्ड, यानी जाते वक्त उसको हेल्प होगा और आते वक्त उसको इंपीड होगा, इंपीड, इंपीड, इंपीड यानी अपोज, अपोज द जर्नी बैक, इट टेक्स टाइम t2। If the speed of the boat is same on both the days, compare t1 and t2। Okay, speed same है बोट का, तो let us say capital V is equal to speed of boat, small v is equal to speed of river on rough day, L is equal to distance of one end to another end। ठीक है, अब देखो पहला टाइम कितना रहेगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, गया कितना? L, आया कितना? L, तो डिस्टेंस हुआ ट्वाइस L। स्पीड क्या लेंगे? कैपिटल V।
ठीक है, कैपिटल V स्पीड ऑफ बोट, क्योंकि नदी की तो स्पीड ही नहीं है, क्योंकि डे कैसा है, क्वाइट है ना। अब जिस दिन रफ डे है उस दिन का टाइम दो हिस्सों में डिवाइड होगा। ओके, एक जर्नी ऑनवर्ड और एक जर्नी बैकवर्ड, ऑनवर्ड बैकवर्ड, है ना। तो ऑनवर्ड वाले का टाइम क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या रहेगा, v प्लस स्मॉल v। जाते वक्त उसकी जर्नी हेल्प हो रही है उसके जर्नी को, यानी दोनों की स्पीड सेम डायरेक्शन में है, प्लस आते वक्त डिस्टेंस है l, स्पीड रहेगी v माइनस v, क्योंकि आते वक्त अपोज हो रहा है, ठीक है। l कॉमन निकाला, ब्रैकेट में बचा 1 अपॉन कैपिटल V प्लस स्मॉल v प्लस 1 अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v। सॉल्व किया इसको, T2 इज इक्वल टू L इंटू क्या आएगा यहाँ पे, V प्लस स्मॉल v प्लस V माइनस स्मॉल v अपॉन V प्लस स्मॉल v माइनस स्मॉल v, इट इज V स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर, कैपिटल V स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर। Therefore T2 इज इक्वल टू, ये तो कट हो गया तो ये बन गया ट्वाइस L कैपिटल V, नीचे से V स्क्वायर कॉमन निकाला, क्या निकाला कॉमन, कैपिटल V स्क्वायर, तो ब्रैकेट में बचा 1 माइनस स्मॉल v स्क्वायर बाय कैपिटल V स्क्वायर। ये V और ये भी कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर T2 इज इक्वल टू ट्वाइस L बाय V ब्रैकेट में 1 माइनस V स्क्वायर बाय कैपिटल V स्क्वायर, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ये हटा देता हूं, सभी ने लिख लिया ना, T1 T2 को T1 से डिवाइड कर देंगे, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू ट्वाइस L बाय V ब्रैकेट में 1 माइनस स्मॉल v स्क्वायर अपॉन कैपिटल V स्क्वायर अपॉन ट्वाइस L बाय V। कट हो गया ये, T2 बाई T1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस V स्क्वायर बाय कैपिटल V स्क्वायर, ठीक है। बट 1 माइनस स्मॉल v स्क्वायर बाय कैपिटल V स्क्वायर इज लेस देन 1, क्योंकि तुम 1 में से कोई नंबर माइनस कर रहे हो ना, 1 में से जब कोई भी नंबर माइनस होगा तो आंसर 1 से छोटा ही रहेगा। तो जब डिनोमिनेटर 1 से छोटा है तो पूरा फ्रैक्शन 1 से बड़ा रहेगा, मतलब T2 अपॉन T1 इज ग्रेटर देन 1, तो देयरफॉर T2 इज ग्रेटर देन T1। कंपेयर T1 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। समझ में आया? कुछ अगर नई पार्ट समझा है तो लेक्चर को पीछे लेकर जाओ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझा है कंसेप्ट? ओके, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। कल से ये चैप्टर यहां कंप्लीट होता है, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज मोशन इन 2 डायमेंशन। दैट्स इट।